नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी रीट की तैयारी में खासे महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय को ज़ाया किए हुए इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और इसी प्रक्रिया में आज सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है समस्या समाधान। अब जैसे इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है, समस्या समाधान का मतलब है समस्या का समाधान करना। जिंदगी में व्यक्ति कुछ भी सीखता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। आप इस समय रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास रोजगार की समस्या है, अपने भविष्य का निर्माण करने की समस्या है, आप उसका समाधान करना चाहते हैं। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कुछ अपनी समस्याएं हो सकती हैं, अपने कुछ प्रश्न हो सकते हैं, अपने कुछ सवाल हो सकते हैं जिनका हल मैं ढूंढना चाहता हूं। एक व्यक्ति भोजन करता है क्योंकि शरीर को एक आवश्यकता है, एक तरह की समस्या है जिसका उसको समाधान करना है। तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उसके पीछे समस्या समाधान का व्यवहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष साबित करता है। तो आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं। यह है एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। यह तब आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहे किंतु वहां तक नहीं पहुंच पाए। मतलब लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है किंतु लक्ष्य की प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा आ गई। अब एक चीज याद रखना, समस्या शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी विकराल समस्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी साधारण से लक्ष्य को प्राप्ति की प्रक्रिया में कोई साधारण सी बाधा आ गई, वो भी समस्या समाधान हो सकती है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के पास गए और बोले कि यार बड़ी दूर से आया हूं, चाय बनाकर पिला दे। मित्र ने कहा यार चाय तो बना दूं लेकिन अभी दूध नहीं है, तो चल मैं बाजार से लेके आता हूं। तो ये भी एक समस्या समाधान है। अब एक साधारण सी समस्या है, साधारण सी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करनी है। तो इसलिए ये कभी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसको लेकर दो महत्वपूर्ण कथन हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ए बैरॉन का कथन है कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने और उसमें से चुनने का प्रयास होता है ताकि वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यानी व्यक्ति जिस वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्ति में क्या क्या प्रक्रियाएं उसे करनी है, वो समस्या समाधान के अंतर्गत आ सकता है। वहीं स्किनर का एक कथन है कि समस्या समाधान का अभिप्राय मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करके वांछित लक्ष्य हासिल करना है। सिंपल सी बात है, मार्ग में कुछ बाधाएं आई, उनको दूर किया, आपने अपना लक्ष्य हासिल किया। आप मान लीजिए यहाँ पर कलाम अकेडमी के जो पीडीएफ है उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप किसी फोटोस्टेट वाली दुकान पर गए, आपने पीडीएफ को जेरोक्स करवाया, प्रिंट आउट लिया और आके पढ़ने लग गए। तो मार्ग में कोई भी बाधा, कोई भी समस्या, कैसा भी समाधान हो सकता है। जरूरी नहीं कोई बहुत विकराल और बड़ी समस्या ही हमारे सामने आए। अब आइए समझते हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया को। तो प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक जो चरण है वो आगे आपके सामने आएंगे अभी स्क्रीन पर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एक व्यवहारिक स्तर पर भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लीजिए आपको रीट की तैयारी करनी है। बस ये एक समस्या है कि आपको जॉब चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, आपने बीएड कर लिया, आपने बीएसटीसी कर लिया, अब आप उसको कैसे करते हैं, आइए उसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समस्या की पहचान। आपकी समस्या क्या है? आपको एक जॉब की जरूरत है। आपकी समस्या क्या है? आपको रोजगार की जरूरत है। आपकी समस्या क्या है? कि अब आप एलिजिबल हो गए हैं, आपको एक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो पहला चरण है समस्या की पहचान। दूसरा चरण है समस्या का निरूपण। आपको अब क्या करना होगा कि जो आपकी समस्या है उसको पूर्णतः परिभाषित करना होगा, निरूपित करना होगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। यानी कि आपकी समस्या है जॉब लगना, आप देखते हैं कि सामने से मतलब रोजगार की एक समस्या है, उसको दूर करना है, उसका समाधान करना है। आप देखते हैं कि सामने
एक एग्जाम आ रही है रीट जिसका नाम है, या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या RAS IAS कोई भी एग्जाम है जो सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि हाँ यहां मेरी समस्या का समाधान है, तो आपने समस्या का पहले पूरा निरूपण कर दिया कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेरी जरूरतें हैं, कैसी मेरी समस्या है, कैसा प्रश्न मेरे सामने है, कैसी मेरे सामने दिक्कतें हैं। उसके बाद आपने योजना का निर्माण किया कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका एक समाधान रीट से हो सकता है, इसका समाधान फर्स्ट ग्रेड से हो सकता है, इसका समाधान सेकंड ग्रेड से हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसके वो जितने भी समाधान थे उनका मूल्यांकन किया। यानी आपको नौकरी पे लगना था, आपने देखा कि आगामी एकेडमिक कैलेंडर में ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनको देकर मैं अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो इसमें आपने सभी समाधानों का मूल्यांकन किया, चेक किया कि कौन कौन सी एग्जाम्स है जिनके लिए मैं एलिजिबल हूं। सभी समाधानों के मूल्यांकन के बाद अगले स्टेज में आपने क्या किया, एक समाधान का चुनाव किया। यानी आपको लगा कि यार 23 जुलाई को या 24 जुलाई को रीट है, या फिर मान लो कुछ समय बाद फर्स्ट ग्रेड है, RAS है, IAS है, नेट की एग्जाम है, उनमें से जो भी मेरे लिए उचित है मैं उस एग्जाम की तैयारी कर लूं। तो समाधान का एक चुनाव और उसका क्रियान्वयन। अब आपने देखा कि आपने वो तैयारी करी और भगवान की दया रही, आप सेलेक्ट हो गए, या आपके कोई मित्र थे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपने उस प्रतिफल का मूल्यांकन किया कि साहब ये जो एक मेरा तरीका था इससे मुझे सफलता मिल गई या सफलता नहीं मिली। फिर आपने अगर सफलता मिलती है तो आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, यानी परिभाषीकरण या पुनर्विचार। और मान लो सफलता नहीं मिली तो आप वापस विचार करेंगे कि रीट में नहीं मिली तो मुझे अब अगली कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से समस्या की पहचान, फिर उसका निरूपण, फिर योजना निर्माण, फिर समाधानों का मूल्यांकन, एक समाधान का चुनाव, प्रतिफल पर विचार, प्रतिफल का मूल्यांकन और पुनर्विचार या पुनर्परिभाषीकरण, ये समस्या समाधान के महत्वपूर्ण चरण हैं। आप देख सकते हैं 7 प्रमुख चरण हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे नोट कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो PDF आपके लिए अवेलेबल होगी उस PDF से आप इसको उतार सकते हैं। तो आइए मित्रों, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अब हम आगे बात करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया। समस्या समाधान की प्रक्रिया। मित्रों, समस्या समाधान 2 तरीके से हो सकता है, यानी इसकी 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनसे समस्या समाधान हम कर सकते हैं। तो पहली प्रक्रिया है इसमें यादृच्छिक अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि क्या हो सकती है, इसको कहते हैं रैंडम सर्च मेथड। क्या होगा, प्रयास एवं त्रुटि के सहारे सभी पक्षों पर विचार। यानी कि समस्या का समाधान आप बिल्कुल बेतरतीब ढंग से अगर करोगे तो वो कौन सी विधि है, यादृच्छिक अन्वेषण विधि। मसलन आप मान लीजिए एक घर में आते, मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मैंने कहा कि भाई ये एक कमरा है, इस कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई है, अब इन किताबों में से एक काम करो, मुझे एजुकेशनल साइकोलॉजी की रॉबर्ट ए बैरन की किताब ढूंढ के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप ताबड़तोड़ हर एक किताब को देख रहे हो, कुछ भी जो किताब सामने ही नहीं है, दूसरी किताब देखी नहीं है, तीसरी किताब देखी नहीं है, यही तो करोगे आप। यही तो चेक करोगे कि इनमें से कोई सी भी किताब मिल जाए तो मैं सर को दिखा दूं। तो यही प्रयास एवं त्रुटि का तरीका है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम जिसको अपन कह सकते हैं, इसीलिए रैंडम शब्द को ही यहां पे इस्तेमाल किया गया है और उस विधि का यहां प्रयोग होता है। अब ये 2 तरीके से काम में आ सकती है ये विधि। एक है, ये 2 प्रकार की होती है,
क्रमबद्ध अन्वेषण और दूसरा है अक्रमबद्ध अन्वेषण। मान लिया प्रयास त्रुटि तो कर रहे हैं, मान ली ये बात, लेकिन इस प्रक्रिया में आप ये तो देखें कि आप किस क्रम या किस पैटर्न पर जा रहे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आपने जैसे 4 अलमारियां रखी हुई हैं, तो आपने सोचा कि पहले इस अलमारी को चेक करते हैं, फिर इस रैक को चेक करते हैं, फिर इस रैक को चेक करते हैं, फिर इस रैक को चेक करते हैं। यानी आपने एक एक करके चारों रैक को चेक करने की कोशिश करी। ये क्या है? क्रमबद्ध पैटर्न है, एक क्रम से आप जा रहे हो। और एक आप बेतरतीब जो किताब सामने आ रही है उसको पकड़ने की कोशिश करो, वो कौन सी है? अक्रमबद्ध अन्वेषण विधि। ठीक है मित्रों, तो ये समस्या समाधान की प्रक्रिया में हमने जो 2 महत्वपूर्ण विधियां देखी, उसमें पहली विधि, 2 महत्वपूर्ण विधियां जो होती है उसमें पहली विधि हमने समझने की कोशिश करी। अब आइए बात करते हैं दूसरी अन्वेषण विधि पर। इसको कहते हैं स्वतः शोध विधि। स्वतः शोध अन्वेषण विधि। सभी विकल्पों पर विचार न करते हुए केवल संगत विकल्पों को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान में रखा जाता है, सारे विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता, केवल जो संगत, जो काम के, जो इंपॉर्टेंट विकल्प हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इस विधि में पहली विधि आती है साधन साध्य विधि। साधन साध्य विधि। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक मोहल्ले में या एक शहर में चोरी हो गई। अब चोर शहर छोड़कर भागेगा, तो पुलिस को पूरे शहर में चेकिंग करवानी चाहिए या केवल शहर के जो एग्जिट पॉइंट हैं, जो रोड के जो एग्जिट पॉइंट हैं उन पर नाकाबंदी करवा देनी चाहिए? आप कहोगे साहब उन पर नाकाबंदी करवा देनी चाहिए। तो ये साधन साध्य विधि है कि आपने ये तय कर लिया कि भाई इस साधन का प्रयोग करूंगा तो ये मंजिल मिल जाएगी, ये साध्य प्राप्त होगा, इस साधन को प्रयोग करेंगे तो ये साध्य प्राप्त होगा, इस साधन को प्रयोग करेंगे तो ये साध्य प्राप्त होगा। दूसरी विधि आती है पश्चगामी विधि। कई बार हमारी मोटरसाइकिल की चाबी खो जाती है, हम अपने आसपास ढूंढते हैं तो हमारे माताजी पिताजी कहते हैं कि लास्ट टाइम कहाँ रखी थी। ये पश्चगामी विधि है, तो सीधा वहीं जाकर ढूंढ। हम उस कमरे में बोलेंगे यार लास्ट टाइम तो मैं टीवी देख रहा था उस कमरे में, तो जा वहां पर देख, टीवी के आसपास कहीं होगी या सोफा के आसपास कहीं होगी, और हमें वहां पर चाबी मिल जाती है। ये पश्चगामी विधि है। और अंतिम है योजना निर्माण। आपने पूरी तरह एक योजना बनाई और उसके हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं। जैसे आप रीट में तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपने टाइम टेबल बना रखा होगा आपने, मुझे इतने बजे पढ़ना है, ये टॉपिक अब क्लियर करना है, ऐसे टेस्ट देना है, इस किताब से पढ़ना है। तो ये समस्या समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विधियां हैं मित्रों, यादृच्छिक अन्वेषण विधि और स्वतः शोध अन्वेषण विधि। तो यहाँ पर हम इस सेक्शन को भी कवर कर चुके हैं। अब आइए समस्या समाधान की प्रक्रिया में जो अवरोध आते हैं उनके ऊपर विचार कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन है, समस्या समाधान को लेकर मैटलिन ने कुछ चरण बताए हैं। की प्रक्रिया में मैटलिन द्वारा सुझाए गए चरण
मैटलिन ने जो चरण सुझाए हैं एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो मैटलिन 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था बताते हैं वो मौलिक अवस्था। मौलिक अवस्था। दूसरी वो बताते हैं नियम अवस्था। और तीसरी वो बताते हैं लक्ष्य। ये वो अवस्था है मौलिक अवस्था जिसमें आपके सामने एक समस्या होगी, एक नई समस्या, एक अलग समस्या, और आप उसके लिए किस तरह से तैयार हैं। नियम अवस्था, कौन से नियम, कौन से कायदे, कौन से उसूल, कौन से प्रिंसिपल, सिद्धांतों को फॉलो करके आप समाधान की ओर चले हैं। और लक्ष्य अवस्था कि आप समाधान को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। हम यही मानेंगे समाधान को हम प्राप्त करेंगे और जीवन में जो सफलता आप चाहते हो उसमें भी आप सफल हों, अपने समाधान को प्राप्त करें। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में मैटलिन द्वारा जो चरण सुझाए गए हैं उनकी बात हमने करी। अब आइए समस्या समाधान की प्रक्रिया के अवरोध की बात करते हैं। तीन महत्वपूर्ण अवरोध हैं मित्रों जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला है मानसिक विन्यास। मानसिक विन्यास, मेंटल सेट। कई बार ऐसा होता है कि हम समस्या का समाधान एक तरीके से करना सीख जाते हैं, फिर जब हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम उसी तरीके को अपनाना चाहते हैं, और बाद में कई बार ऐसा हो कि हमारे सामने कोई बिल्कुल नई चीज आ जाए, बिल्कुल नई समस्या आ जाए, तो हम हाथ ऊपर खड़े कर देते हैं कि साहब देखो मेरे बस की तो ये चीज नहीं है, मैं तो इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पुराना पैटर्न अगर आप ले आओगे, उस तरीके से आप कर लोगे तो शायद मैं चीजें कर पाऊं या शायद मैं समस्या का समाधान कर पाऊं। जैसे मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल चलानी सीखी या आपने स्कूटी चलानी सीखी। अब आप हर एक चीज़ को स्कूटी की तरह ही चला रहे हो। स्कूटी में जो ब्रेक हैं वो हाथों में होते हैं, तो आपको लगता है भाई मैंने साइकिल चलाई है उसमें भी ब्रेक हाथ में है, मैंने लूना चलाई है उसमें भी ब्रेक हाथ में है, मैंने स्कूटी चलाई है उसमें भी ब्रेक हाथ में है। तो आपका लगता है कि सारे दोपहिया वाहन जो हैं उनके ब्रेक हाथ में होते हैं। लेकिन आपका मौका पड़ गया एक बार मोटरसाइकिल या बाइक चलाने का, और उसमें आपको पता चलता है कि पीछे वाला ब्रेक तो पैरों में होता है। तो यहां पर आपका जो मेंटल सेट है, मानसिक विन्यास है, क्योंकि दिमाग ने एक ही तरीके से काम करने की सोची है, उस परिस्थिति में हो सकता है आपको समस्या का समाधान करने में परेशानी हो या अवरोध आए। इस प्रवृत्ति के चलते व्यक्ति एक समस्या का एक प्रकार से समाधान करता जाता है। जब तक कि वह आगे की अलग प्रकार की समस्या में असफल न हो जाए। जैसे गणित के प्रश्नों को हल करने का एक ही फिक्स तरीका हमने अपना लिया, अब कोई नई तरीके की समस्या हमारे सामने आई और हम उसमें असफल हो गए, तो ये क्या है? ये मानसिक विन्यास ही है मित्रों। दूसरा तरीका जो इसके अंदर, दूसरी जो कमी इसमें होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो होती है प्रकार्यात्मक स्थिरता।
प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्यात्मक स्थिरता का मतलब होता है मित्रों फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस। समाधान प्रक्रिया में कई बार लोग सामान्य प्रकार्य पर स्थिर हो जाने के विफल हो जाते हैं। सामान्य प्रकार्य पर स्थिर हो जाने के कारण कई बार लोग विफल हो जाते हैं। मान लीजिए आपको एक कील को ठोकनी है और आपने हमेशा कील को सी से हथौड़े से ठोका है। आपका दिमाग चल ही नहीं रहा कि यार मैं तो इसको कोई पत्थर से या किसी बाठे से, कोई ईंट से, किसी ऐसी चीज़ से ठोक सकता हूँ। तो ये क्या है कि दिमाग कहाँ स्थिर हो गया? एक प्रकार्यात्मक स्थिरता पर। वैसे ये बिल्कुल एक जैसी सी ही चीजें हैं, मगर इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली, कील वाले उदाहरण से ये दिया हुआ है, मैथ्स के उदाहरण से दिया हुआ है कि आपने कील ठोकने के लिए मान लो किसी गत्ते का, लकड़ी के फंटे का इनका इस्तेमाल कर लिया, तो मतलब आप प्रकार्यात्मक स्थिरता को पार कर गए और आपका मानसिक विन्यास भी और इंप्रूव हो गया है। आइए तीसरे और महत्वपूर्ण और अंतिम समस्या समाधान व्यवहार में आने वाले अवरोध की बात करते हैं। और यह अवरोध सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार आपके कारण भी आपकी सफलता का भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है और आपकी असफलता में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। वो है अभिप्रेरणा की कमी। कई बार ऐसा होता है मित्रों, सक्षम व्यक्ति भी पहले प्रयास में असफल होने के कारण हार मान लेता है। अभिप्रेरणा की कमी। कई बार सक्षम व्यक्ति भी अभिप्रेरणा की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। अभिप्रेरणा के कारण असफल हो जाते हैं। तो यह समस्या समाधान के व्यवहार में आने वाले महत्वपूर्ण अवरोध है। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। समस्या समाधान में एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया है मित्रों। आइए अब हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होता है डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषणात्मक अधिगम, या फिर डिस्कवरी अप्रोच, खोज उपागम। तो मैं बात करता हूं खोज उपागम की। वैसे एक बहुत ही छोटा सा नाम हमारे कोर्स में ये दिया हुआ है और हमें इसको पढ़ना है। हालांकि जब हमने जीरोम ब्रूनर को पढ़ा था तो वहाँ हमने खोज उपागम को बहुत डिटेल में देख लिया था। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गई है कि जब मैं जीरोम ब्रूनर का नाम ले रहा हूँ तो इसके प्रतिपादक कौन है? खोज उपागम के प्रतिपादक हैं श्री जीरोम ब्रूनर। यह एक संरचनावादी शिक्षण विधि है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं को अभिप्रेरित
करते हुए नए तथ्यों, सूचनाओं, सिद्धांतों की खोज खुद से मेहनत करते हुए छात्र करता है, ठीक है। सिद्धांतों की खोज तब तक करता है जब तक कि वह सफल ना हो जाए। आगे लिखिए। इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण, पूर्वानुभव आदि की भूमिका होती है। इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण, पूर्वानुभव की भूमिका होती है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु, इसका संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। यानी कि खोज उपागम सीधी सीधी किस बात पर बल देता है कि आपके पास कोई समस्या आई है तो आप स्वयं खोजकर उसका समाधान करो। इसका संबंध अधिगम कर्ता से है। अधिगम कर्ता से भी इसका संबंध है। यह परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर बल देता है। परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर बल देता है। यह सूचना प्रक्रमण विश्लेषण पर बल देता है। और अंतिम है, यह पूर्व ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ने की बात करता है। तो ये खोज उपागम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमने देखा। महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि खोज उपागम को प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है जीरोम ब्रूनर को। जीरोम ब्रूनर ने ही ये बताया कि व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित होकर खोज करता हुआ संरचनावादी उपागम से करके सीखने की प्रक्रिया के द्वारा अपने अधिगम को प्राप्त कर सकता है, अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देखी। आइए अब खोज उपागम के बाद एक अधिगम की प्रक्रिया को समझते हैं और जिसका नाम होता है आनुभविक अधिगम।
आनुभविक अधिगम। आनुभविक अधिगम जिसके प्रतिपादक हैं डेविड कोल्ब और रॉन फ्रॉय। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कोल्ब व रॉन फ्रॉय। अधिगम की सामान्य परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो जब अनुभव लिख दिया तो अनुभव की मदद से व्यक्ति जो जो सीख रहा है वो आनुभविक अधिगम है। यह इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुभव के महत्व को उजागर करता है। अनुभव के महत्व को उजागर करता है। यह व्यवहारवादी और संरचनावादी उपागम का मिश्रण है। तो डेविड कोल्ब, रॉन फ्रॉय ने आनुभविक अधिगम दिया। अभी आनुभविक अधिगम के हम महत्वपूर्ण चरणों को समझने की कोशिश करेंगे। आनुभविक अधिगम के जो महत्वपूर्ण चरण हैं उनको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं। यहाँ जो विद्यार्थी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको चाय बहुत अच्छी बनानी आती होगी, और वो ये भी हो सकता है कमेंट में या मुझे व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया पर कहें कि साहब गुरुजी हम चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, आपने हमें पढ़ाया है, आप हम सिलेक्शन जब हमारा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तब आप हमसे मिलने आइएगा, हम आपको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएंगे। तो वो चाय मठरी जो आप मुझे खिलाएंगे, और आपकी चाय वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट भी होने वाली है, बहुत ही लाजवाब होने वाली है, लेकिन क्या आज आप जितनी स्वादिष्ट चाय बनाते हैं उतनी आपने उस दिन बनाई थी जिस दिन आपने पहली बार चाय बनाने की कोशिश की थी? नहीं ना। तो आज आप इतनी अच्छी क्यों बना पाए? क्योंकि बार बार चाय बनाते 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 आप अपने आप सीख गए। आप अपने अनुभवों से खुद ही सीख रहे थे, खुद ही अपने आप को सिखा रहे थे, और यही आनुभविक अधिगम है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों को हम समझने की चेष्टा करते हैं। आइए, पहला चरण होता है मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव में व्यक्ति क्या करता है? एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई, तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी चाय कैसी, मतलब बन गई, चाय बन गई। अभी क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, बस चाय बन गई। तो मूर्त अनुभव का मतलब क्या है? व्यक्ति कुछ अनुभव प्राप्त करता है। अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति, क्योंकि सीख अनुभव से रहा है, अनुभव ही एक तरह का उद्दीपक है, और अनुभव को ही लेकर अनुक्रिया करनी है। व्यक्ति अनुभव को प्राप्त करता है। यानी आपने आज चाय बनाई, करता है। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण होता है विचारशील निरीक्षण। विचारशील
निरीक्षण, यानी आपने जो अनुभव प्राप्त किया है प्राप्त अनुभवों के सभी पक्षों का मूल्यांकन। जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ है आप उसके सारे पक्षों का मूल्यांकन करो, यह देखने की कोशिश करो कि इस प्राप्त अनुभव में कहां कमी रह गई और कहां चीजें अच्छी हुई हैं। यानी कि अब आप चाय पीते पीते ये सोच रहे हो कि यार इसमें चीनी थोड़ी कम रह गई, या इसमें थोड़ा सा उकाड़ा दो थोड़ा और देना चाहिए था। तो ये क्या है, आप विचारशील निरीक्षण कर रहे हो आप ही के प्राप्त अनुभव का, और उसके सभी पक्षों का आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। ठीक है, अब जब आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो तो तीसरे चरण में हम आते हैं और उसको कहते हैं अमूर्त संप्रत्ययीकरण। अमूर्त संप्रत्ययीकरण। जो आपने अनुभव किया, जो आपको मूल्यांकन हुआ, उस मूल्यांकन को लेकर आपने भविष्य में क्या करना है उसके लिए आपने अवधारणाएं बनाई। तो प्राप्त अनुभवों का निरीक्षण करने के पश्चात भविष्योपयोगी अवधारणाओं का निर्माण करना। यानी आपने कुछ अवधारणाएं बना ली कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे मुझे काम करना है। अगली बार जब मैं चाय बनाऊं तो मुझे इसमें 1 चम्मच चीनी ज़्यादा डालनी है, चाय पत्ती थोड़ी कम डालनी है, अदरक को थोड़ा और कूटना है, इलायची 1 डालनी है। ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में सोची, अभी अवधारणा बनाई है। और अगला और अंतिम और चौथा जो इसमें चरण आता है वो है सक्रिय परीक्षण। सक्रिय परीक्षण क्या होगा कि जो अवधारणाएं आपने बनाई हैं उनका आप वास्तविक स्तर पर प्रयोग करें। निर्मित अवधारणाओं का अगली वास्तविक परिस्थिति में जो आपने अवधारणाएं बनाई हैं उनका आप वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग कर लें। बस यही आनुभविक अधिगम के 4 चरण हैं। तो मित्रों, ये आनुभविक अधिगम के 4 महत्वपूर्ण चरणों की हमने बात करी। कौन कौन से? डेविड कोल्ब और रॉन फ्रॉय के द्वारा दिया हुआ था ये सिद्धांत, मूर्त अनुभव, विचारशील निरीक्षण, अमूर्त संप्रत्ययीकरण और सक्रिय परीक्षण। आइए अब एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसको हम संकल्पना मानचित्रण या कॉन्सेप्ट मैपिंग या अवधारणा मानचित्रण या संप्रत्यय मानचित्रण कुछ भी कहते हैं, उसको और समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद इसको विराम देते हैं आज की क्लास को। अब आइए मित्रों, आज की इस यात्रा में जो हमारा अंतिम टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और उस टॉपिक का नाम है मित्रों संकल्पना मानचित्रण। संकल्पना मानचित्रण। मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और कुछ इस तरह से पढ़ाऊं कि एक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का वर्गीकरण और व्यक्तित्व का मापन। वर्गीकरण में प्रकारात्मक
और विशेषक। फिर प्रकारात्मक में हिपोक्रेटस, शेल्डन, युंग, विशेषक में आल्पोर्ट, कैटल, आइजेंक, मापन में एक आत्म प्रतिवेदन। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत इजीली इस फ्लो चार्ट के जरिए समझ जाओगे कि पूरा चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थ्योरी को, इसी प्रक्रिया को, विषय को इसी तरह से सरलता से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के इस बहुत ही नायाब तरीके को कहा जाता है संकल्पना मानचित्रण। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ डी नोवाक द्वारा प्रयोग। सबसे पहले इसका प्रयोग जोसेफ डी नोवाक ने किया, जो मैंने अभी अभी व्यक्तित्व आपको जैसे एक्सप्लेन करके दिखाया। किसी विषय पर अवधारणाओं से संबंधित समस्त बिंदुओं और उप बिंदुओं का आपस में संबंध बताते हुए तैयार किया गया रेखाचित्र, जिसको हम डायग्राम भी कहते हैं, डायग्राम ही संकल्पना मानचित्रण है। ठीक है मित्रों, आपको क्लियर हुआ? अवधारणाओं से संबंधित समस्त बिंदुओं और उपबिंदुओं का आपस में संबंध बताते हुए तैयार किया गया डायग्राम ही संकल्पना मानचित्रण है, जैसे मैंने अभी आपको इसका व्यक्तित्व का एक तैयार करके दिखाया। अब आइए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। संकल्पना मानचित्रण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है? यह विषय वस्तु का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह विभिन्न अवधारणाओं के मध्य सार्थक संबंध बताता है। विभिन्न अवधारणाओं के मध्य सार्थक संबंध बताता है। इसमें जो भी अवधारणाएं होती हैं उन्हें अवधारणाओं को गोलाकार, आयताकार बॉक्स में बंद करते हैं। यह एक दूसरे से रेखा या शब्दों से
जुड़ी रहती है, रेखा या शब्दों से जुड़ी रहती है। यह पदानुक्रम ऊपर से नीचे चलता है। यह पदानुक्रम ऊपर से नीचे चलता है, अर्थात शीर्ष अवधारणा सबसे ऊपर होती है। आइए अब इसके महत्वपूर्ण सोपान या महत्वपूर्ण चरणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाठ्य का अध्ययन करना होगा, पाठ का अध्ययन करना होगा अगर आप उस पर संकल्पना मानचित्रण बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको अवधारणाओं की पहचान करनी होगी कि आप कौन कौन सी अवधारणाएं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको उन अवधारणाओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करना होगा, नहीं तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपको उनमें से उपयुक्त अवधारणाओं का चयन करना होगा, वो अवधारणाएं जो बच्चों के सामने इस प्रकार से आएं कि उन्हें बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया जा सके, और फिर उन्हें चयन करके आपको श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर सजाना होगा। सजाने के बाद आपको अवधारणाओं को बॉक्स में बंद करना होगा और दो अवधारणाओं के बीच में रेखा यानी लाइन बनानी होगी, और अगर उस रेखा में ये गुंजाइश है कि कोई संबंधात्मक शब्द लिखना पड़े, रिलेशन लिखना पड़े, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये अवधारणा मानचित्रण का पूरा सोपान है, चरण है एक के बाद एक कि किस तरह से अवधारणा मानचित्रण बनाया जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं अवधारणा मानचित्रण की उपयोगिता। अवधारणा मानचित्रण की उपयोगिता, तो उपयोगिता शिक्षकों के लिए भी हो सकती है, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षकों के लिए उपयोगिता। भाई शिक्षक एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको आपके विद्यार्थी को कोई चीज समझाने के लिए पहले खुद पढ़नी होगी, खुद समझनी होगी। तो आप संकल्पना मानचित्रण अगर तैयार करेंगे तो वो पाठ आपका खुद का तैयार हो जाएगा। तो पहली बात तो इसमें ये कि पाठ आसानी से तैयार हो जाता है, पाठ तैयार हो जाता है। दूसरा, पढ़ाते समय क्योंकि अच्छे से याद हो गया इसलिए आपको किताब की जरूरत नहीं है, अब पाठ्य पुस्तक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पाठ का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। और चौथा है मूल्यांकन हेतु उपयोगी है, कि छात्र का मूल्यांकन कैसे किया जाए उसके लिए ये बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, छात्र की बात करें शिक्षकों के लिए, भाई शिक्षक कोई चीज कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? अपने छात्र छात्राओं के लिए तो कर रहा है, तो विद्यार्थी के लिए।
संकल्पना मानचित्रण से अगर पढ़ाया जाए तो छात्र को समझ आसानी से आता है। छात्र आसानी से समझ पाते हैं। दूसरा, पाठ लंबे समय तक याद रहता है। और तीसरा कि पाठ का जो दोहराव है, जो रिवीजन है, जब एक छोटे से मानचित्र के अंदर ही सारी चीज आ गई तो उसको बार बार कॉपी खोल के इतना माथाफोड़ी करने की कहां जरूरत है, वो बस उससे देखेगा, रिवाइज कर लेगा। तो दोहराव या रिवीजन में आसानी होती है। दोहराव या रिवीजन में आसानी होती है। तो ये संकल्पना मानचित्रण की उपयोगिता है। आइए अब इस वीडियो में हमने जो जो चीज़ें देखी एक बार उनका वापस रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने संज्ञानात्मक, माफ कीजिएगा, समस्या समाधान को देखा। एक संज्ञानात्मक व्यवहार है तब आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे किंतु वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। बैरॉन ने इसे विभिन्न अनुक्रियाओं को करने और उसमें से चुनने का प्रयास कहा। स्किनर ने कहा कि मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करना। पहले समस्या की पहचान, निरूपण के बाद योजना निर्माण, उसके बाद समाधानों का मूल्यांकन, क्रियान्वयन, उसके बाद प्रतिफल व परिणाम पर परिचर्चा और पुनर्परिभाषीकरण या पुनर्विचार। 2 विधियां हैं, यादृच्छिक, रैंडम, सारी चीजों में से जो जी में आए वैसे देखो, और स्वतः शोध जिसमें आपने एक विकल्प सारे नहीं देखने हैं, जो आपको सबसे संगत विकल्प लग रहा है आपको सिर्फ उसी पर जाना है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में मैटलिन ने 3 चरण बताए थे, मौलिक, नियम और लक्ष्य अवस्था। अवरोध में मानसिक विन्यास है, मेंटल सेट है, प्रकार्यात्मक स्थिरता है और अभिप्रेरणा की कमी है। उसके बाद खोज उपागम, जिसमें याद रखना है कि इसके प्रतिपादक जीरोम ब्रूनर हैं, जो ये कहता है कि विद्यार्थी स्वयं अभिप्रेरित होकर खोज करता हुआ अपने तथ्यों या अपने ज्ञान को प्राप्त करे। उसके बाद आनुभविक अधिगम, डेविड कोल्ब व रॉन फ्रॉय। मैंने चाय के एग्जाम्पल से आपको बताया, पहले मूर्त अनुभव यानी कि चाय बना ली। उसके बाद विचारशील निरीक्षण कि हाँ यार चाय में चीनी कम है। फिर अमूर्त संप्रतिकरण, सोचा कि अगली बार जब चाय बनाऊंगा तो 2 चम्मच ज्यादा डालूंगा। और सक्रिय परीक्षण, अगली बार चाय आपने बिल्कुल वैसी ही बनाई जैसे आपने सोचा था। संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक द्वारा बनाया हुआ है। विशेषताएं, विषय वस्तु का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, विभिन्न अवधारणाओं के मध्य सार्थक संबंध स्थापित करना, अवधारणाओं को गोलाकार आयताकार बॉक्स में रखना, एक दूसरे से रेखा या शब्दों से जुड़ाव रखना। ये हमने इसके महत्वपूर्ण सोपान देखे थे और शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए क्या उपयोगिता है उसको समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।